What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 5 of our GNG 2.0 और पिछले हफ्ते हमारी 4 डेज तक हमने सीरीज कंप्लीट करी थी। मुझे उम्मीद है आप सब ने ही संडे को बैठ के सारा रिवीजन लिया होगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा होगा। अगले 6 दिन अब और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उसके बाद हमारे 10 डेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो 50% हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दो। वीक की शुरुआत है, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, अपने अपने फ्रेंड्स को जगाओ कि उठो भाई पढ़ना शुरू करो और सीरीज का पार्ट बनो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम शुरुआत करेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के साथ। सर प्लानिंग क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर है? तो बच्चों देखो बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज प्लानिंग? जिस तरीके से आप चीजें प्लान करके पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने ये जीएनजी प्लान करके बनाया है, व्हाट इज प्लानिंग? थिंकिंग इन एडवांस में सोच लिया हमने कि अगले 20 दिन में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, जो भी मेरे गोल्स हैं उनको कंसिडर करते हुए जब हम ये सोच लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किससे करवाऊंगा मैं ये काम, ये सब बच्चों प्लानिंग का पार्ट है। तो जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो आप प्लान्स बनाते हो, कितनी सेल्स करनी है, कितना कॉस्ट बनाना है, कितना रेवेन्यू होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना बजट बनाऊंगा मैं, हर चीज की प्लानिंग होती है ना। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन। इन सिंपल वर्ड्स प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, अभी हम कहां पर हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। इन दोनों चीजों के बीच में क्या है? प्लानिंग है ना। तो प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज। ये तो बेसिकली बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये पूरी प्रोसेस पे बेस्ड है। तो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो डेफिनेशन प्लानिंग की लिखनी है वो बस इतनी इतनी ही लिख के आनी है। पहले तो ये और उसके बाद ये, सिंपल। ठीक हो गया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हमारे पास आ रहा है बच्चों प्लानिंग प्रोसेस। इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक चीज दिमाग में रखना कि प्रोसेस के पॉइंट्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, ये इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं। सर मेमोरी टेक्निक है इसका एस डाइज इफ, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसी ऑर्डर में याद करने हैं। ठीक है? तो प्लानिंग प्रोसेस हम ऐसे समझेंगे जैसे हमने जीएनजी की प्लानिंग करी है पूरी की पूरी। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, अपने गोल सेट करे कि हमने बोला सर हमारा ऑब्जेक्टिव है 90% प्लस लेके आना। आप में से बहुत सारे बच्चों का गोल होगा 100 लाना, 95 लाना, है तो सब 90 प्लस ही ना। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। सबसे पहले मार्क्स लाने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कुछ भी जीवन में पाने के लिए आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से वो चीज नहीं सोचोगे तो एक्चुअल में आप नहीं कर सकते। तो पहले मैंने क्या करा? ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ठीक है? अब जब मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर ही लिया तो तैयारी करने बैठूंगा। तो तैयारी में मैं सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करूंगा, ये सोचूंगा कि ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, क्योंकि प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो हमें बहुत सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ती है। जैसे जब मैं जीएनजी बनाता हूं तो मैं बहुत सारी चीजें एज्यूम करके चलता हूं कि यार संडे रिविजन्स के लिए बच्चों को देना है, कितनी वीडियोस अकाउंट्स की होंगी, कितनी इकोनॉमिक्स की होंगी, कितनी बिजनेस स्टडीज की होंगी, किस चैप्टर को कितनी देर में खत्म करना है, वो सब मैं पहले से एज्यूम करके चलता हूं कि हाँ यार ठीक है ये इतने में कर लूंगा, ये इतने में कर लूंगा, ये इतने में कर लूंगा, करूंगा फ्यूचर में, लेकिन आज एज्यूम करके चल रहा हूं कि हो जाएगा इतने में, ये इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, तो मुझे ईजी रहता है। ये जो मैं फ्यूचर के बारे में एज्यूम कर रहा हूं चीजें, इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है बच्चों एजम्पशंस, फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस बनाना। देन वी हैव आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस। ये आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? आइडेंटिफाई करना मतलब ढूंढना,
ऑल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब तरीके। तो 90% लेने के, ये जो मैंने गोल सेट करा है, इस गोल को अचीव करने के जो अलग अलग तरीके हैं मैं वो ढूंढूंगा। बेस्ट बुक कौन सी लूं, सैंपल पेपर कौन सा लूं, कौन सी वीडियो देखूं, स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, ट्यूशन जाऊं कि ना जाऊं, कौन सी सेल्फ स्टडी करूं, कितनी देर तक पढूं। क्या अब आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो? तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा, यानी कि गोल सेट करा, चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर लेवल के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। फिर आपने प्रीमिसेस डेवलप करे। प्रीमिसेस का मतलब होता है कि आपने चीजें एज्यूम करी फ्यूचर के बारे में। प्लानिंग प्रीमिसेस आर एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ फॉरकास्ट, है ना, कि ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो ये करेंगे। देन आपने आइडेंटिफाई करे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, एज देयर आर मेनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऑल द ऑल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाइड। अब बच्चों आपने ढूंढ तो लिए तरीके, अब आप उसको डीपली असेस करोगे, एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे। आप अच्छे तरीके से डीपली बैठ के उनको एनालाइज करोगे, असेस करोगे, इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कौन सा सबसे फायदे का है। सैंपल पेपर बहुत सारे हैं, कौन सा बेस्ट है, बुक्स बहुत सारी हैं, कौन सा बेस्ट है, वीडियोस दुनिया में बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपने उसको लिखा, देखा, समझा, है ना। तो आप अब डीपली चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हो। इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हो हर ऑप्शन के, ठीक है। फिर जो आपको सबसे अच्छा लगा उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो आपको लगा भाई ये तो बेस्ट है, यही सेलेक्ट करना है। तो आफ्टर एनालाइजिंग फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड। आपने फिजिबिलिटी देखी, फिजिबिलिटी में हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी या नहीं होगी, फाइनेंस मेरे पास होगा या नहीं होगा, यानी उसकी एक तरीके की पॉजिटिव होने के कितने चांसेस हैं, उसको वो मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है, फायदे का सौदा है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। अब जो आपने बेस्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको आप इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंटेशन करो, उसको सिर्फ पेपर पे मत रखो, उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट भी करो। तो इंप्लीमेंटेशन द प्लान, पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। अब बच्चों सिर्फ इंप्लीमेंटेशन तो इनफ नहीं है, हमें फॉलो अप भी करना पड़ता है। जैसे संडे को मैंने आपको क्या बोला कि भैया आप फॉलो अप करो। फॉलो अप का मतलब चेक करो कि आपने पिछले 4 दिन का काम किया या नहीं किया, जितना भी काम 4 दिन में किया था रिवाइज करो, भूले तो नहीं हो, इसको फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप का मतलब होता है मॉनिटर करना, चेक करना कि ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक हो गया बच्चों। तो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले एस डाइज इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपने गोल सेट करो, अपने टारगेट सेट करो, मुझे लेके आने हैं 90% से ज्यादा नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए। डेवलपिंग प्रीमिसेस, चीजें एज्यूम करो कि अगर तबीयत खराब हुई तब भी पढ़ना है, तबीयत बढ़िया रही तब भी पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। गर्लफ्रेंड को बोलना है अभी मेरे से बात मत कर, बॉयफ्रेंड को बोलना है तू भी पढ़ मैं भी पढ़ूं, अभी रुक जा। ये हम क्या कर रहे हैं? सारी की सारी चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब गोल्स को अचीव करने का तरीका, वो कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करो। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इनफ नहीं है, इवैल्यूएट करो, डीप स्टडी करो, अच्छे से चेक करो किसके क्या पॉजिटिव्स हैं, किसके क्या नेगेटिव्स हैं। जब ये हो जाए फिर क्या करोगे? सेलेक्ट करो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट कर दो। सिलेक्शन के बाद क्या करना है? इंप्लीमेंटिंग द प्लान, और इंप्लीमेंटिंग के बाद जस्ट फॉलो अप एक्शन। चेक करो कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मॉनिटर करो, असेस करो आप कितना आगे बढ़े हो। तो एस डाइज इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, selecting an alternative, implementing the plan, follow up action. Done sir. Next, features of planning. प्लानिंग कैसा होता है, क्या क्या फीचर्स हैं बच्चों हमारी प्लानिंग में? तो बेटा जी हम जब भी प्लान करते हैं, हम जब भी कोई प्लान बनाएंगे, क्या वो हमेशा बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव्स पे? भाई हम अगर जीएनजी बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव है ना कि अच्छा स्कोर करना है ना। मैं अगर कोई भी प्लान करता हूं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है। तो आप जब भी चीजें प्लान करोगे उसके अंदर हमेशा एक चीज का ध्यान रखोगे कि इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल पूरे होने चाहिए। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट की कौन प्लानिंग करता है भाई?
फ्यूचर की प्लानिंग होती है। आज तो मैं जी रहा हूं इस चीज को, इस जिंदगी को जी रहा हूं, आज की कोई प्लान थोड़ी ना है। प्लान तो कल का है कि कल क्या करेंगे, परसों का है परसों क्या करेंगे। तो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, इट इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको बच्चों डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सर कैसी डिसीजन मेकिंग? बच्चों देखो, आज की डेट में ना आपको हर चीज को अचीव करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी चीज आप देख लो, हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर चीज के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब आपको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना एक बेस्ट, कि आपके लिए क्या काम करता है। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि तुम अपना फायदा देखो, तुम देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे है। तुमको मेरी नहीं समझ में आ रही, किसी और की देखो, उसकी नहीं समझ में आ रही, किसी तीसरे की देखो, तीसरे की नहीं समझ में आ रही, किसी चौथे की देखो। जहां से तुमको जो समझ में आता है वहां से पढ़ो ना यार। बट तुमको क्या करना है, अपना गोल अचीव करना है। तो तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है ना। डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है इवैल्यूएट करने के बाद अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग बच्चों माइंड से होगी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। जिसके अंदर जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में एजम्पशन लेने पड़ते हैं, फ्यूचर को एज्यूम करना पड़ता है। तो जिसका जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो उतना अच्छा कैलकुलेटिव होगा, वो उतना अच्छा चीजों को समझ पाएगा। तो ये एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है। इसके बाद इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों सबसे पहला फंक्शन होता है, ऑफ कोर्स 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यही 5 चैप्टर भी है हमारे। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है। प्लानिंग इज परवेसिव, बिल्कुल मैनेजमेंट के जैसा। परवेसिव का क्या मतलब हुआ? परवेसिव का मतलब हुआ बच्चों कि सबको चाहिए, चाहे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो यार, सबको प्लानिंग चाहिए। फ्यूचर के बारे में तो सबको ही सोचना है ना, कि अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा। परवेसिव है, सबको चाहिए। उसके बाद प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। आपकी प्लानिंग कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आप इससे पहले 11th की प्लानिंग कर रहे थे, फिर 10th की प्लानिंग कर रहे थे, 9th की प्लानिंग कर रहे थे, इसके बाद आप कॉलेज की प्लानिंग करोगे, फिर आप करियर की प्लानिंग करोगे, फिर आप फैमिली प्लानिंग करोगे। कभी रुकने नहीं वाली भैया। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचरिस्टिक, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज। प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है। परवेसिव, सबको चाहिए सबको चाहिए सबको चाहिए। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझे क्या? कभी खत्म नहीं होगा। ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, बहुत सही सर, बहुत ही सही। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाई इज प्लानिंग सो इंपॉर्टेंट? प्लान करना ही क्यों है? ये प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों करनी पड़ती है? सब लोग क्यों प्लानिंग 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 करते रहते हैं? हमारे पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के बारे में क्यों प्लानिंग 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 करते रहते हैं? अपने बिजनेस के बारे में क्यों प्लानिंग 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 करते रहते हैं? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर बच्चों आप पहले से ही एडवांस में सोच लेते हो कि मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में, तो आपको डायरेक्शन देता है। जैसे सपोज किसी ने सोचा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके दिमाग में है, उसका गोल है, ठीक है। तो क्या वो आईएएस ऑफिसर बनने के हिसाब से ही फिर अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करेगा, उसी हिसाब से मेहनत करेगा, अपना रोज का सेल्फ स्टडी करेगा? तो प्लानिंग नहीं तो उसको डायरेक्शन दिया कि अब तेरे को कैसे चलना है भाई, इस तरीके से चलना है। तो अगर आप पहले से आपके माइंड में गोल होता है, आप प्लान करके चलते हो, तो फिर उस सिनेरियो में आपका डायरेक्शन बहुत इजी होता है ना। जिसके दिमाग में कोई गोल ही नहीं है उसको डायरेक्शन नहीं मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं पूछता हूं कि बेटा 12th के बाद क्या करोगे? सर अभी तो सोचा ही नहीं है। अब भाई तुम्हारे दिमाग में जब गोल ही नहीं है तो क्या डायरेक्शन है? तुम डायरेक्शन लेस हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे तरीके से पहले से चीजें प्लान करके चलना। तो क्या है? Planning provides direction by deciding in advance what action should be taken. If there was no planning, employees would be working in different directions. Planning reduces the risk of uncertainties. बच्चों बहुत सारी uncertainties होती हैं। Future is uncertain. अब प्लानिंग जब आप करते हो तो आप फ्यूचर के बारे में पहले से चीजें लेके चलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि भैया मेरा डेटर शायद पैसा ना दे, तो मैं पहले से ही प्रोविजन बना के चल रहा हूं। तो बताओ कि आपको ये प्लानिंग जो है हेल्प कर रही है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी से फाइट करने में।
भाई पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुमने पहले से प्रोविजन बना लिया तो तुम बच के चल रहे हो ना। आप देखो जिन बच्चों के पेरेंट्स पहले से ही उनके अच्छी कॉलेज के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, अनसर्टेनिटी से बच गए हो। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है मैंने, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ते हैं। तो पहले से प्लानिंग करने से क्या होता है, फ्यूचर का रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म हो जाता है। अनसर्टेन होगा भी तब भी आपके पास पहले से उस चीज की तैयारी होगी, है ना। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बस एक सेकंड लगेगा बच्चों, मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई है, चेंज करता हूं और एक सेकंड में यहीं से शुरू करता हूं। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, एक काम दो बार हो जाना। तो ओवरलैपिंग कब होती है बच्चों, ओवरलैपिंग तब होती है जब कोई प्लानिंग नहीं होती, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स नहीं दिए होते, एम्प्लॉइज को बताया नहीं होता कि किसका क्या काम है। तो जब भी एम्प्लॉइज बिना प्लानिंग के होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, जैसे बोला ना प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, तो कोई भी दो एम्प्लॉइज एक ही काम कर रहे होते हैं बार बार, है ना। कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो जाता है कि भैया मैंने टीम को डायरेक्शंस नहीं दिए, तो अगले दिन सुबह जाके देखा तो पूरी टीम एक ही काम में लगी हुई है, जबकि पूरी टीम को अलग अलग काम करना था। तो अल्टीमेटली ओवरलैपिंग हो गया या रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो उस सिनेरियो में आप ओवरलैपिंग से भी बच जाते हो और वेस्टेज से भी बच जाते हो। तो देखो लिखा हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। हम सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब देखो बच्चों, हमने अभी पीछे पढ़ा कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग से सोचना पड़ता है। ये जो जीएनजी है इसको प्लान करने में पूरा मेंटल एक्सरसाइज है भाई, पूरा दिमाग लगाना पड़ा। क्योंकि देखो बच्चों को स्केड्यूल देना इनफ नहीं है, मैं आगे बोल दूं कि बेटा ये लो, ये 20 दिन है या ये 21 दिन है, 21 दिन की सीरीज है और तुम आज ये पढ़ना, कल ये पढ़ना, परसों ये पढ़ना, चौथे दिन इतना पढ़ना, पांचवें दिन इतना पढ़ना, ठीक है मैं टाइम टेबल दे दूंगा। लेकिन उस सिनेरियो में बच्चे सिर्फ टाइम टेबल लिखेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे नहीं। अभी अगर मैंने बोला बेटा फर्स्ट डे पे 3 वीडियो आएगी, आ जाइए देखने, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बैठेंगे मेरे साथ, पढ़ाई करेंगे, दूसरे दिन बैठेंगे, तीसरे दिन बैठेंगे, चौथे दिन बैठेंगे। हाँ, हर अगले दिन के साथ बच्चे कम होंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस सब में नहीं है इतने साथ साथ चलने का, इतना साथ साथ पढ़ने का। सबके अंदर इतना जिगरा नहीं है कि वो आखिरी 21 दिन तक लड़े। कोशिश सब करते हैं बट सिचुएशन सबकी अलग अलग है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सबका अलग अलग है, लेवल ऑफ एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग अलग है। शुरू में पहले दिन तो सब मोटिवेटेड होते हैं लेकिन आखिरी तक तो थोड़े ही जाएंगे ना, वही फिर मार्क्स भी लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि बच्चों को सिर्फ टेबल दे देना सफिशिएंट नहीं है, बच्चों के लिए चीजें करनी है। तो मैंने सोचा, दिमाग लगाया, सीरीज प्लान करी। पिछले साल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। इस साल बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब सीरीज आए और अगले साल मुझे पता है जब आपके और जूनियर्स आएंगे तो आप लोग पहले ही उनको बता चुके होंगे कि भाई जीएनजी जरूर देखना, और कुछ देखो ना देखो, तो और सुपर डुपर हिट होने वाली है अगले साल की। तो कहीं ना कहीं बच्चों प्लानिंग जो है इनोवेटिव आइडियाज को तो प्रमोट करता है। नंबर 5, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है, प्लानिंग में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपको उसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि फिर से दिमाग लगेगा, यानी कि फिर से इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और फिर उसमें से बेस्ट सेलेक्ट भी करना है। तो डिसीजन मेकिंग आप अच्छी कर पाओगे जब आपने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है चीज होगी, ठीक है ना, बाय मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सर इसका क्या मतलब होता है बच्चों, देखो कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि काम एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो हमें हेल्प करता है ये देखने में कि भाई मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, मैंने उनको सेट कर दिया। एक बार सेट कर दिया तो अब इसी के बेस पे तो कंट्रोलिंग होगी ना। तुमने जो टारगेट रखा डे 1 पे, जब तुम डे 21 पे पहुंचोगे तो उसी टारगेट को याद करोगे ना कि यार चेक करता हूं मैंने डे 1 पे क्या सोचा था, उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे। तो प्लानिंग जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, एस्टैब्लिश का मतलब प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग कि कौन से मेरे टारगेट्स हैं, कौन से मेरे गोल्स हैं जिनको मैं अचीव करना चाहता हूं। तो ऑलवेज रिमेंबर प्लानिंग विल गिव यू द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। बढ़िया, डन सर। अब आ रहा है बच्चों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सर प्लानिंग करने के बाद भी क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? क्या सब प्लान करने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं? 100% प्रॉब्लम्स आती हैं। सब प्लान करने के बाद भी समस्याएं आएंगी बच्चों।
सर क्या समस्याएं आएंगी? सबसे पहला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सब प्लान करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलने की गारंटी है। बच्चों आप सोचो ना, टीम इंडिया, हमारे देश की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल तो चलो टीम अब डेवलप हो रही है बहुत पहले से, लेकिन अब फुटबॉल का क्रेज बढ़ रहा है हमारे देश में। या किसी भी स्पोर्ट में देख लो, क्या वो हमारे देश के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं? देश का बेस्ट मैनेजमेंट टीम होती है, देश के सारी बेस्ट फैसिलिटीज उनके पास होती हैं, क्या तब भी वो हर बार सक्सेसफुल होते हैं? नहीं होते। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर यार। फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता। हम सब मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कितनों के नंबर आएंगे, कितनों के नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि सबके आएंगे। तो प्लानिंग जो है आपको मदद जरूर करता है चीजें करने में, बट गारंटी नहीं करता सक्सेस की। बच्चों क्या लिखा है? समटाइम्स मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स। इसका मतलब कई बार मैनेजर्स की ना ये टेंडेंसी होती है, वो बोलते हैं यार पिछली बार एक प्लान था, उस हिसाब से चीजें बढ़िया हो गई, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी होगी। प्लानिंग डज नॉट गारंटी यू सक्सेस, है ना। दूसरा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत 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 समय लग जाता है, ठीक है। अब तुमने प्लानिंग में ही इतना समय लगा दिया कि इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं है। आपने प्लानिंग में ही इतना टाइम लगा दिया, यू डोंट हैव टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन। देखो बहुत समय लगता है प्लानिंग। जब आप पेपर पे करने बैठोगे, आप प्रोफेशनल्स को लेके आओगे, उनके साथ बैठोगे, सोचोगे, समझोगे, बहुत समय खराब होता है, एफर्ट भी लगता है, और कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं है। तो प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। देखो लिखा हुआ है, प्लानिंग इज अ लेंथी प्रोसेस एंड समटाइम्स नॉट मच टाइम इज लेफ्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग में बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। सर कैसे खर्चे? मैंने आपको बोला ना कि प्लानिंग में आपको प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ता है। देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, एक कंपनी के कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान्स हैं, तो इतने बड़े बड़े प्रपोजल्स होते हैं, करोड़ों अरबों की डील्स होती हैं। इसके अंदर क्या होगा? आपको प्रोफेशनल्स चाहिए जो आपको सब कुछ प्लान करके दें। अब प्रोफेशनल्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो बहुत कम पैसा तो चार्ज नहीं करेंगे। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज कॉस्ट कंज्यूम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अरे सर अभी तो पीछे बताया था कि ये इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। हाँ बेटा करता है, क्योंकि जो भी प्लान कर रहा है वो इनोवेशन तो लगाएगा, दिमाग तो लगाएगा, वो तो उसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि प्लान करने वाला है कौन? टॉप लेवल पे बैठा हुआ बंदा, वो सब कुछ प्लान कर रहा है और वो मिडल को और लोअर को आदेश दे रहा है, सिर्फ ऑर्डर दे रहा है कि भाई इनको फॉलो करो। मिडल और लोअर सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या मिडल और लोअर के पास दिमाग नहीं है? क्या मिडल लेवल और लोअर लेवल नहीं इतना कुछ सोच सकते? वो भी सोच सकते हैं, लेकिन उनसे पूछा नहीं जा रहा। तो क्या उनकी क्रिएटिविटी, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इनोवेशन, ये सब वेस्ट हो रहा है ना। तो जब इंपॉर्टेंस लिखनी थी तो हमने अच्छी बात भी बताई कि हाँ ठीक है इनोवेटिव आइडिया आगे लेके आता है, बट जब अब लिमिटेशन लिखनी है तो वही वाली बात है कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है? क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। किसकी? मिडिल लेवल और लोअर लेवल वालों की, जो सिर्फ टॉप लेवल के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, प्लानिंग इज मोस्टली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू डिविएट फ्रॉम द प्लान्स। तो उनका इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाता है। प्लानिंग में नॉट वर्क, में लिखा हुआ है बच्चों। में का मतलब समझते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बोल रहा है शायद प्लानिंग काम ना करे डायनामिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि देखो प्लान्स आपने पहले ही बना लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने जीएनजी की प्लानिंग पहले ही कर ली 20 दिन से भी पहले, लेकिन एनवायरनमेंट तो डायनामिक है। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं मुझे, कभी लाइट खराब, कभी कैमरा खराब, कभी माइक खराब, कभी लैपटॉप खराब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में मेरा गला खराब हो जाए या हेल्थ इश्यूज आ जाए। तो कहीं ना कहीं जरूरी तो नहीं है ना कि प्लानिंग काम करेगी। वैसे तो आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप सबकी बहुत सारी प्रेयर्स हैं, मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला, हम बड़े अच्छे से कर जाएंगे। समस्याएं तो आती हैं लेकिन हम कर जाएंगे। बट फिर भी क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग शायद डायनामिक एनवायरनमेंट में काम ना करे, क्योंकि एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो लिखा हुआ है एज द एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, प्लानिंग मे नॉट फोरसी एवरीथिंग। उसके बाद आ रहा है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बोल रहा है प्लानिंग आपकी रिजिडिटी ले आता है। रिजिडिटी का मतलब कि आपने एक बार प्लान बना दिया, अब आप बस उसी को फॉलो करने में लग जाओगे। बट क्या पता उससे बेटर प्लान भी आपको कोई मिल जाता, थोड़ा और सोच लेते तो। लेकिन अब मैंने सोचा तो है नहीं, एक बार प्लान बना दिया, अब मैं तो बस उस पर चल रहा हूं। तो उसने एक रिजिडिटी बना दी कि अब आप एक जगह फिक्स हो गए, अब आपने और सोचना ही बंद कर दिया।
तो कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग क्या लेके आ जाए, रिजिडिटी ले आए। मैनेजर्स में नॉट बी एबल टू चेंज द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सारे लिमिटेशंस होते हैं। अब आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सर चैप्टर खत्म भी हो गया, और क्या बच्चों? मीनिंग है, फीचर्स बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट से मिलते जुलते हैं, इंपॉर्टेंस अगर आपने समझा है आपके लिए इजी है, प्रोसेस एसडाइजिव, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ प्लान्स, समाप्त। कितने तरीके के प्लान्स होते हैं बच्चों? नंबर 1 सिंगल यूज, नंबर 2 स्टैंडिंग। सिंगल यूज का मतलब होता है जो आपने वन टाइम या एक टाइम पे हैपन होने वाले इवेंट के लिए बनाया, जब दोबारा होगा तो अगली बार बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले साल का जो जीएनजी था, पिछले साल के लिए बनाया था, दैट इज इट। इस साल का प्लान डिफरेंट है, तो ये एक कैसा प्लान है? सिंगल यूज, ये एक सिंगल यूज प्लान है। स्टैंडिंग क्या होता है बच्चों? जो आपका एक बार बन गया, आप उसको लगातार फॉलो करोगे। जैसे रूल, नियम, नियम बन गया तो बन गया भाई, रूल है तो रूल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। आपके स्कूल के जो रूल्स हैं, जो यूनिफॉर्म है, वो बन गई तो बन गई भाई, वो स्टैंडिंग है ना? तो देखो स्टैंडिंग में क्या है, स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपकी पॉलिसीज हो गई, आपने अगर कोई पॉलिसी बना दी, सपोज मैंने बनाई नो क्रेडिट पॉलिसी, अभी मैं ये पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में कि मैं उधार नहीं देता, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ए को दे दूंगा, बी को नहीं दूंगा, चिंटू को दे दूंगा, डी को नहीं दूंगा, फिर ई को दे दूंगा, एफ को नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी सबके लिए और वो चलेगी। ऐसा भी नहीं है कि आज उधार नहीं देते हम कल देंगे, नहीं यार। तो ये स्टैंडिंग है बच्चों, है ना? ऐसे ही आपके मेथड्स हैं, रूल्स हैं, ये स्टैंडिंग होते हैं। और सिंगल यूज क्या होते हैं? बजट, बजट बनाया, हर महीने का अलग, हर क्वार्टर का अलग, हर ईयर का अलग। प्रोग्राम्स, आप जितनी बार घूमने के प्रोग्राम बनाओगे अलग बनाओगे, राइट? प्रोजेक्ट्स, आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो हर बार अलग अलग हो सकते हैं। तो सिंगल यूज और स्टैंडिंग में यही फर्क है। स्क्रीनशॉट ले लिया गया। अब बच्चों ये जो सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान है, इसके अंदर कुछ प्लान्स डिवाइडेड है। जैसे स्टैंडिंग में पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल्स हैं, ऐसे ही प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट्स, ये सब सिंगल यूज में आते हैं। तो इनको अब हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? इस पे केस स्टडी जरूर आता है कि पहचानो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। तो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि तुम्हें एकदम आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है? देखो सर इनका कुछ ना कुछ मेमोरी टेक्निक दे दो ना। हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान्स का मेमोरी टेक्निक लिखो, पी 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 रोम्बस। सर ये क्या है बेटा? 8 प्लान्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, स्ट्रैटेजी, और इन सबको जोड़ दूं तो बनता है प्रोग्राम। तो सबसे लास्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा है, घर का सर्वश्रेष्ठ यही है, यही करता है, समझे? तो प्रोग्राम सबसे ऊपर आता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। बट कोई नहीं, सारे पढ़ने हैं। पी 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 रोम्बस, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, स्ट्रैटेजी। अगले 10 मिनट में तुम्हारे को ये सारे समझ में आ जाएंगे और तुम बड़े आसानी से केस स्टडी आइडेंटिफाई कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? डन सर। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव का मतलब है भाई गोल्स, ठीक है? जैसे आपने सेट करा कि हमारा गोल है 90% प्लस लेके आना, ऑब्जेक्टिव है, गोल है ना? या फिर आपने बोला कि इस साल इतनी सेल होनी चाहिए, आपने बोला इस साल इतने क्या खर्चा करेंगे। आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट के गोल सेट कर रहे हो, है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट सेट करेगा। नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। बच्चों आपका गोल या ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है? स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है ना? देखो ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स व्हिच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होंगे। विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, जैसे सेल बढ़ाना, ठीक है? जब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिंसियरिटी के साथ पढ़ा पाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीरीज का फायदा उठा पाए, तो ऑब्जेक्टिव है, राइट? इसके बाद आती है बच्चों स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? लाइन ध्यान रखना, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बच्चों, स्ट्रैटेजी हम क्यों बनाते हैं?
स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं नंबर 1 अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। अगर आप केस स्टडी में देख रहे हो कि भाई एक्टिवा ने कुछ नई चीज लॉन्च करी ताकि वो बाकी सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ पाए, तो वो उसकी स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले कब बनती है, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए, कि हम सबसे आगे निकल जाएं। अब वो निकलने में तुम्हारी कौन मदद करेगी, तुम्हारी स्ट्रैटेजी। जैसे हम क्या बोलते हैं, 21 डेज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्यों है ये, क्योंकि भाई इस तरीके से पढ़ोगे तो सबको पीछे छोड़ दोगे, ये एक स्ट्रैटेजी है ना। तो देखो लिखा हुआ है, ये आपके 3 डायमेंशंस पे काम करता है। एक तो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपको पता लगाता है कि भाई इस तरीके से ये काम होगा। दूसरा एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे 21 दिन में हमने बोला ना ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज वगैरह भी अरेंज करके देता है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बच्चों, जो आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, ठीक है। जैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि हम कैसे मार्केट करेंगे, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, प्राइसिंग पॉलिसी, आप प्राइसिंग कैसे सेट करने वाले हो, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करोगे, है ना। ये सब बच्चों आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, एक पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपको मदद करेगा आपके गोल्स अचीव करने में और कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। पॉलिसी प्रोसीजर, सर पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है। पॉलिसी बच्चों किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बैड डेट्स हो रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है, बैड डेट्स को कैसा रोका जाए, हम एक काम करते हैं, उधार देना बंद कर देते हैं, नो क्रेडिट पॉलिसी। अब नो क्रेडिट पॉलिसी का मतलब समझ में आया, हम उधार ही नहीं देंगे, बैड डेट नहीं होगा, है ना। तो ऐसी पॉलिसी देखी आपने, नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। नो रिफंड पॉलिसी, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसने बोला भाई सबसे अलग अलग लड़ने से अच्छा एक ही बार पॉलिसी बना दो। तो पॉलिसी क्या है, आपको बार बार फ्रीक्वेंट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैरामीटर सेट कर दिए कि भाई ऐसे ही करेंगे। तो क्या लिखा है, पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन दैट गाइड्स थिंकिंग, जो आपको आपकी जो सोच है उसको गाइड करती है और चैनलाइज करती है आपकी एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिक्रूटमेंट होने वाला है, कैसे एम्प्लॉइज को लाया जाएगा। या तुम किसी भी कॉलेज की एडमिशन पॉलिसी देख लो, है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है भैया, ये तो हमारी पॉलिसी में नहीं आता। इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, इंश्योरेंस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। सही है बच्चों, अच्छा जी। उसके बाद आता है बच्चों प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, जिसको आपको लाइन टू लाइन फॉलो करना है, स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। जैसे अभी आज ही पढ़ा ना प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसीजर था ना, मैंने बोला ऐसे ही चलेगा, एस डाइज इफ, ऐसे ही चलेगा। एडमिशन प्रोसीजर, 12वीं दो, सीयूईटी दो, सीयूईटी के बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर कॉलेज में जाओगे, तो पूरा प्रोसेस है। तो हर चीज का प्रोसेस, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्लास 11th में पढ़ा था, इंपोर्ट का प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है, जो लाइन टू लाइन फॉलो होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, प्रोसीजर मीन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। जैसे प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, ये सब प्रोसीजर में आता है। रूल क्या है बच्चों, नियम, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग इज अ बेसिकली रूल, है ना। या फिर हम लोग बोल देते हैं आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड, दैट इज अ रूल, नियम है ना। स्कूल में फोन्स आर नॉट अलाउड, दैट इज अ रूल, भले ही हम ले जाते हो, लेकिन एक बार को रूल है, पकड़ा गया तो पेनल्टी, पनिशमेंट मिलेगी, राइट। ये रूल है बच्चों। कुछ कॉलेजेस में होता है सैटरडे को आपको एक फिक्स यूनिफॉर्म पहन के आनी है, दैट इज अ रूल। तो रूल का मतलब नियम, कायदे। अब क्रिकेट में क्या है भाई, लाइन से आगे चले गए तो नो बॉल, रूल है, ठीक है ना। बॉल नीचे लग गया तो कैच ड्रॉप्ड, रूल है। तो ये रूल्स क्या है, नियम, कायदे, कानून, ये सब रूल्स में आता है, ठीक है। रूल इज अ स्टेटमेंट विच स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, है ना। इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, रिजिड है। जैसे नो स्मोकिंग। अब मेथड क्या है बच्चों, किसी भी काम को करने का तरीका। जैसे मैंने बोला टीचिंग मेथड, टीचिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है कि भाई स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पढ़ाना है ना। टीचिंग का मेथड है, चाय बनाने का मेथड है, राइट। या चाय बनाने का प्रोसेस है, पहले पानी, फिर पत्ती, फिर दूध, फिर चीनी, नहीं 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 नहीं, पहले पानी, फिर चीनी, फिर दूध, फिर पत्ती, नहीं नहीं नहीं, पहले पानी ना। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई पहले कुछ करता है फिर कुछ करता है,
मेथड है यार, काम करने का तरीका है, टीचिंग का मेथड है ना, ट्रेनिंग का मेथड होता है। तो क्या लिखा है, मेथड इज अ प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर, तरीका, जिस तरीके से काम को परफॉर्म करना है। ठीक है, मेथड डील्स विद अ टास्क कंप्राइजेस ऑफ वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर, राइट, कि आपके प्रोसीजर का एक स्टेप है मेथड। ठीक हो गया, बढ़िया सर। देन वी हैव बजट एंड प्रोग्राम। सर बजट क्या है, बजट तो आप जानते ही हो बच्चों, बजट हम सब बनाते हैं, मंथली बजट हमारे पेरेंट्स ने बनाया होता है। बजट का मतलब क्या है, बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव का मतलब कि नंबर्स में लिखा हुआ होगा कि मेरा इस महीने इतना मैं स्पेंड करने वाला हूं, ये मेरा बजट है, राइट। तो कैश बजट बन सकता है कि इतना कैश खर्च करना है, कितना नहीं करना। फैमिली बजट बनाते हैं लोग। तो आपको अगर कहीं पे भी दिख रहा है कि पेपर पे किसी ने प्लानिंग करी और अपने अमाउंट रुपयों के बारे में लिखा कि इस तरीके से मैं खर्चा करूंगा, वो सब बजट है। क्या है बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सेल्स बजट, सेल का क्या होने वाला है, कैश बजट, कितना कैश आने वाला है, ठीक है, रेवेन्यू और इनकम कितने होने वाले हैं, सब बजट में आता है। प्रोग्राम क्या है बच्चों, प्रोग्राम तो सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्टेटमेंट है। जैसे हमने बोला आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन, तो आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन या फेयरवेल, ये अपने आप में एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब उसका बजट भी होगा, उसके रूल भी होंगे, उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा, उसको सक्सेसफुल बनाने का स्ट्रैटेजी भी होगा। तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में तो सब कुछ आ जाता है ना। सपोज आपका वही फेयरवेल है, तो फेयरवेल एक प्रोग्राम है। फेयरवेल का बजट भी होगा कि भैया कितना खर्चा आने वाला है। फेयरवेल में हम देखेंगे कुछ रूल्स भी होंगे। फेयरवेल के अंदर हम लोग देखेंगे कोई ना कोई प्रोसीजर भी होगा कि भैया पहले परफॉर्मेंस इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, पॉलिसी कुछ ना कुछ बनाई होगी, मतलब पॉलिसी इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म अलाउड है या नहीं है, कुछ भी इस तरीके का, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फिर स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी कि भाई सेम डे पे दो स्कूल्स के फेयरवेल पार्टी है, किसकी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बैठ के, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम में तो सारे ही आ जाते हैं। तो क्या है प्रोग्राम, program is a detailed statement about a project which outline the objective, the policy, the procedure, the rules, the resources required, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल, अब अगर मॉल बनाना है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा प्लान है, वो अपने आप में सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है, प्रोग्राम है ना। एक नया डिपार्टमेंट खोलना प्रोग्राम है बच्चों। तो आपको केस स्टडी में बहुत ध्यान से इन सबको देखना है, और मैंने सबका आपको एक एक हिंट बताया, ठीक है। मैं आपको लिखवा भी देता हूं, देखो मैं आपको लिखवा भी देता हूं। जैसे कि सबसे पहले पॉलिसी, पॉलिसी क्या होगा, पॉलिसी एक रेकरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आपको बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपने उसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोग्राम क्या होगा, यह है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न का मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, सारे के सारे प्लान्स आ जाएंगे। रूल्स क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये रूल है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी फिर, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका टारगेट, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। मेथड क्या होगा, वे ऑफ डूइंग, जैसे पढ़ाना, टीचिंग इज अ मेथड, है ना। इसी तरीके से पढ़ने का भी मेथड है, राइट। बजट क्या होगा, बजट बेटा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होगा किसी भी चीज का, नंबर के फॉर्म में होगा, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे होगे, बजट। स्ट्रैटेजी क्या होती है बच्चों, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसके अंदर आप अपने कॉम्पिटिटर को हराने की बात कर रहे होगे मेनली, कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को कैसे पीछे छोड़ूं, इससे कैसे आगे निकलूं, ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी बच्चों। तो स्ट्रैटेजीज ये सब के कहीं ना कहीं हिंट्स हैं, ये सब हिंट्स पकड़ के चलना केस स्टडी में, ये अपने दिमाग में रखना, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, समझे। ले लो इनका भी स्क्रीनशॉट। सर हो गए क्या, बिल्कुल हो गया बच्चों, खत्म, समाप्त, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने वीक सेकंड की शुरुआत कर दी है, दिस इज डे 5। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग समझ में आया होगा। अब बहुत अच्छे से इसको आज याद कर लो। 4 चैप्टर हो गए तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के, टोटल 12 हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गए। बस तुम्हें रिवीजन बहुत अच्छे से रखना है ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, आगे लेके चलना है और ख़त्म करना है। बात समझ में आई,
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और चीजों को समाप्त करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थोड़ी ही देर में मिल रहे हैं, अकाउंट्स करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।